जो स्थान घेरने वाली वस्तु है वो कभी विभू और सर्वव्यापक नहीं हो सकती है। फंडामेंटल सत्य है। ये ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं और ना हो सकता है। और जब टक्कर मारता है तो चाहे कितना भी कम हो परंतु गति तो क्षीण हो जाती है। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर व्याख्यान माला में मैं आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित हूं। आप इसका भली प्रकार श्रवण कर रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए आप सबका बहुत स्वागत और धन्यवाद एवं अभिनंदन है। मैं आज आप महानुभावों के समक्ष इस व्याख्यान माला का 14वां अंक 14वें पुष्प के रूप में उपस्थित हूं। इस अंक का विषय है चेतना और ऊर्जा की समानता, वेदांत और विज्ञान। चेतना और ऊर्जा में कौन कौन सी समानता वेदांत और विज्ञान की दृष्टि से हो सकती है, इस बात को हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। वेदांत में ऊर्जा, चेतना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वह ब्रह्म है, परम सत्य है, उसके पश्चात तो कुछ भी नहीं है। एकमात्र ब्रह्म सत्य है, ऐसी बात है। और ब्रह्म तो चित स्वरूप है, सत्स्वरूप है और चित स्वरूप है, अर्थात चिन्ह मात्र है, चिति शक्ति है। ये जो निरूपण है वेदांत का, उसका हम आधुनिक विज्ञान के साथ तुलना कर सकते हैं कि नहीं, और तुलना होनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी इन सब विषयों का निरूपण करता है किसी न किसी रूप में। आधुनिक मनोविज्ञान भी करता है, अध्यात्म विज्ञान भी करता है। इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेदांत में जो चेतना के संबंध में बातें कही गई हैं, उसको हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी समानता स्थापित कर सकते हैं। हमको ये मानना चाहिए कि आज जितने भी प्रकार के विज्ञान दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें आपस में समानता होनी चाहिए, यदि वो लगभग उसी विषय का निरूपण कर रहे हो तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों समानांतर चल रहे हैं और कभी मिले ही नहीं। अगर हम मुंबई से कलकत्ता तक जा रहे हो और रेलगाड़ी की पटरी हो, तो पटरी सदा समानांतर चलती है। मुंबई से कलकत्ता तक जाने के पश्चात भी आपस में मिलती ही नहीं, उतनी ही दूरी बनाए रखती है। परंतु यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी न कभी किसी न किसी दृष्टि से मिलना चाहिए। तो जब हम इतने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इतने बहुत से विषयों के साथ हम इस समय उपस्थित हैं, तो उस अद्वैत वेदांत को हम इस रूप में भी निरीक्षण कर लेना चाहते हैं। तो ये पाते हैं कि चेतना की ऊर्जा के साथ समानता हो सकती है, चेतना की मैटर के साथ समानता नहीं हो सकती, अपितु ऊर्जा के साथ समानता हो सकती है। क्योंकि चेतना और ऊर्जा, एनर्जी, उसकी अनेक ऐसी बातें हैं जिसको हम समान रूप से स्थापित कर सकते हैं। उसको हम आपके समक्ष 1, 2, 3 क्रमिक रूप से उपस्थित करेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि वेदांत में चेतना को सर्वव्यापक माना गया है, और सर्वव्यापक होने के साथ साथ विभू है। सर्वव्यापक का अर्थ यह नहीं कि बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापक हो, अपितु उस विभू का अर्थ यह है कि अनंतानंत में ऐसी कोई सीमा नहीं है जहां पर कि वह व्यापक न हो। जितनी सीमा हमारा मन दृष्टिगोचर कर सकता है, उससे भी अधिक वह व्यापकता उसमें है, ये विभू का अर्थ होता है। तो इस प्रकार का जो विभू अर्थ है, जो सर्वव्यापक से भी काफी बड़ा है, इस प्रकार का जो विभू अर्थ है, वह किससे समानता रखता है? वह समानता रखता है इसी विशेषता के साथ कि वह स्थान नहीं घेरता। जो स्थान घेरने वाली वस्तु है वो कभी विभू और सर्वव्यापक नहीं हो सकती है, फंडामेंटल सत्य है। क्योंकि जो स्थान घेरता है, इसका मतलब है कि वो उतने स्थान में रहेगा, बाकी में नहीं है, क्योंकि वो स्थान घेर रहा है, अन्य में नहीं है। स्थान घेरने वाली वस्तु कभी भी विभू नहीं हो सकती। इसीलिए जो मैटर है, जो आधुनिक विज्ञान का द्रव्य है, मैटर है, वो स्थान घेरता है, इसलिए वो कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकता। इसलिए दूसरी जो चीज उस पर हम जाते हैं,
हम ये पाते हैं कि विज्ञान में भी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ऐसी है कि स्थान नहीं घेरती, बिना स्थान घेरे हुए वह होती है। दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक तो निर्वात में चलती है और एक माध्यम में गति करती है। तो माध्यम में जो गति करती है, ध्वनि इत्यादि, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो निर्वात में प्रकाश की तरंगें चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये जो निर्वात में चलती हैं वो स्थान नहीं घेरती, इसलिए हम इसको इस रूप में समानता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ये एक समानता चेतना में और विज्ञान की ऊर्जा में दृष्टिगोचर होती है। इसके पश्चात नंबर दो में हम चेतना को अन्य दृष्टि से भी विज्ञान की ऊर्जा के साथ निरूपित कर सकते हैं, समानता बता सकते हैं। वो ये है कि अद्वैत वेदांत में चेतना को एक माना गया है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। ये ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं और ना हो सकता है, एकमात्र है वह। और वह जो चेतना है, वह जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, वह मैटर यानी जो माया है उसको छोड़कर रह सकता है ही नहीं, रहता है। वो जो ब्रह्म है, चेतना है, उसका माया के साथ संसर्ग हुए बिना ही, उसमें इतना सामर्थ्य है कि माया के साथ संसर्ग हुए बिना ही वह पूर्ण रूप से वहां पर विराजमान रहता है। तो एक है, अद्वितीय है, और माया के साथ संसर्ग होने की उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु माया को ब्रह्म के साथ संसर्गित होने की आवश्यकता है। माया ब्रह्म के बिना नहीं रह सकती, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि माया ब्रह्म के बिना रह जाए, परंतु ब्रह्म माया के बिना रह सकता है। चेतना द्रव्य के बिना रह सकता है, परंतु द्रव्य चेतना के बिना नहीं रह सकता। ऐसी मान्यता वेदांत की है। तो यहां पर हम विज्ञान से तुलना करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है उसमें भी ऐसी स्थिति है। ऊर्जा भी इसी प्रकार की है। ऊर्जा माने जो निर्वात में चलने वाली तरंगें हैं, निर्वात में चलने वाली जो तरंगें हैं वह किसी मैटर की अपेक्षा नहीं करती, मैटर की अपेक्षा किए बिना ही वह अकेले चलते रहते हैं। सूर्य से किरणें चली, प्रकाश की किरणें, तो वो प्रकाश की जो तरंगें हैं 15 करोड़ किलोमीटर से यहां पर आती हैं, वहां से चलकर 15 करोड़ किलोमीटर चलती हैं, 8 मिनट में पहुंचती हैं यहां। तो उतनी दूरी पर जो उन्होंने किया, वहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम निश्चल आकाश, कुछ भी नहीं है, और उसमें बिना किसी माध्यम के वो चलती रहती। तो ये जो अद्वैत वेदांत की एक संकल्पना है कि वह माया के बिना चलता है। यहां पर हमने देखा कि ऊर्जा मैटर के बिना चलता है, ऊर्जा मैटर के बिना चल सकती है, परंतु मैटर ऊर्जा के बिना नहीं चलता। विज्ञान भी कहता है मैटर ऊर्जा के बिना नहीं चलता। मैटर जितना भी है, कोई भी छोटा से छोटा कण है, उसमें कितनी तरंगें, कितनी ऊर्जा काम कर रही है। किसी भी प्रकार का जो द्रव्य है उसमें आणविक ऊर्जा काम कर रही है, पारमाणविक ऊर्जा काम कर रही है, उसमें न जाने कितने अणु हैं, वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं। तो न जाने कितने रूप में गतिशील होते रहते हैं। वो गति किसके द्वारा आई? ऊर्जा के द्वारा आई। तो जितने भी अणु परमाणु हैं कण में होने वाले, उसमें ऊर्जा है, तभी वो निरंतर गति कर रहे हैं। वो जो कण है उसमें पृथ्वी की जो ऊर्जा जो है अपनी तरफ खींच रही है, उसमें सूर्य की जो ऊर्जा भी लगी हुई है जो कि अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यानी दोनों ऊर्जाएं, पृथ्वी की ऊर्जा लगी हुई है अपनी तरफ खींच रही है, सूर्य की ऊर्जा लगी हुई है वो अपनी तरफ खींच रहा है। उस कण में नहीं मालूम पड़ता सूर्य की ऊर्जा, परंतु पृथ्वी के संदर्भ में तो मालूम पड़ता है क्योंकि पृथ्वी को खींच रही है वो। तो इस प्रकार से न जाने कितनी ऊर्जाएं उस मैटर में लगी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी जो मैटर है द्रव्य, बिना ऊर्जा के रह नहीं सकता। मैटर बिना ऊर्जा के नहीं रह सकता, परंतु ऊर्जा, एनर्जी बिना मैटर के रह सकती है। जैसा कि हमने निर्वात में देखा, निर्वात में जो तरंगें चलती उसमें ही देखा, जो एनर्जी है वो बिना मैटर के रह सकती है। हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं मोबाइल का आजकल बहुत प्रचलन हो गया है। तो मोबाइल की जितनी बातें कहते हैं,
हम यहाँ से बातें कहते हैं 10 मीटर की दूरी पर कोई बात कर रहे हैं किसी से, 10 मीटर की दूरी पर अगर किसी से बात कर रहे हैं, उतने समय में भी वो 1 सेकंड में धरती का 8 चक्कर लगा करके आपके पास पहुंचती है। धरती का 8 चक्कर लगाकर। सही है ये बात, क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। 3 लाख किलोमीटर को अगर 39,600 किलोमीटर से भाग दिया जाए, 39,600 किलोमीटर की धरती की परिधि है, तो 3 लाख किलोमीटर को अगर हम 39,600 से भाग दें तो लगभग 8 आता है। दशमलव में छोड़ दीजिए, लगभग 8 आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल से 8 या 10 मीटर की दूरी से बात कर रहा हो, तो उतनी दूरी से बात करते समय भी वो धरती का 8 चक्कर लगा लेती है, तब आपके पास पहुंचती है। तो धरती का जो 8 चक्कर लगाया वो तब लगाया जबकि निर्वात में वो चल पाई, जब किसी के साथ नहीं स्वतंत्र होकर चल पाई, तब लगाया ऐसा चक्कर। अगर ऊर्जा अणुरूप होती, छोटा से छोटा अणुरूप होती, तो कभी उतनी दूर न चल सकती, क्योंकि जितने भी अणु होते हैं ना, जो कण होते हैं, उनकी आदत है कि वो टक्कर मारते हैं। साइंस के नियम के अनुसार जो अणु होता है, जो कण होता है, वो जरूर टक्कर मारता है। और जब टक्कर मारता है तो चाहे कितना भी कम हो, परंतु गति तो क्षीण हो जाती है, गति तो कम हो जाती है। मगर वो मोबाइल की जो तरंगें पूरी धरती का चक्कर लगाया और जरा भी उसके वेग में कमी नहीं हुई, बिल्कुल वेग में कमी हुई ही नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ऊर्जा निर्वात में तरंग चलती है और बिना स्थान घेरे बिना चलती है, और किसी से टक्कर लगाए बिना चलती है। तो इस प्रकार से वह हमारी अन्य सर्वत्र जगह चलती रहती है। तो ये बात वेदांत की जो चेतना है उससे समानता रखती है। वेदांत में कहा कि चेतना एक होती है, चेतना अद्वितीय होती है और माया के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। ये बात विज्ञान से भी हम समतुल्यता कर सकते हैं कि ऊर्जा जो एनर्जी है वो एक होती है, वह अद्वितीय होती है और मैटर के बिना भी रह सकती है। मैटर एनर्जी के बिना नहीं रह सकता, परंतु वो मैटर के बिना भी रह सकती है। इसलिए हम समानता स्थापित कर रहे हैं कि विज्ञान ने जो बात कही है उसकी हम चेतना, वेदांत की चेतना को इसकी ऊर्जा से समतुल्यता स्थापित कर सकते हैं। ये एक समानता है। इसके पश्चात नंबर 3 के द्वारा भी हम इसकी समानता स्थापित कर सकते हैं। और समानता यह है कि वेदांत में कहा कि चेतना जो होती है वो अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम होती है। जो चेतना ब्रह्म होता है ना, उसमें शब्द गुण नहीं होता, उसमें स्पर्श नहीं होता, उसमें अरूप रूप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, परंतु सबको शब्द देता, सबको स्पर्श देता है, सबको रूप देता है। ऐसा उसमें वेदांत में ये धारणा है, अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्ययम ऐसे ही होती है। तो इसकी भी हम विज्ञान की ऊर्जा से समतुल्यता स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो भी अपने आप में अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्ययम होती है। ऊर्जा में न तो शब्द है, न तो स्पर्श है, न रूप है, इस प्रकार की होती है। आश्चर्य होगा आपको इस बात को सुनकर, मगर विज्ञान की पुस्तकों में यही मान्य है। विज्ञान की पुस्तकों में आप देखेंगे कि वह ऐसा ही है। ऊर्जा दृश्य नहीं होती कभी भी। जिस ऊर्जा ने पूरी दुनिया को दिखाया, जिस एनर्जी ने पूरी दुनिया को दिखाया, वो एनर्जी प्रकाश ऊर्जा दृश्य नहीं होती। सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें आई, आकाश में जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं तरंग गति से, वो हमको दृश्य नहीं है। जब सूर्य की किरणें धरती पर प्रकाश डालती हैं, धरती पर टकराती हैं, जब सूर्य की किरणें 15 करोड़ किलोमीटर से चलकर धरती पर टकराती हैं, धरती पर टकराने के पश्चात उसका जो प्रभाव हमको उपलब्ध होता है, वो उसका प्रभाव हमको उपलब्ध होता है। ऊर्जा दृश्य नहीं होती, ऊर्जा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बहुत रहस्यपूर्ण बात है, जरूरी है ना, और जल्दी बात समझ में नहीं आती। जो हम यहां से गेंद फेंकते हैं जोरों से, तो गेंद यहां से वहां पर गई और आगे चल करके, बहुत आगे चल करके वो दीवार से टकरा गई और दीवार से टकरा के फिर वापस आ गई।
जितनी दूरी पर वो गेंद गई ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ी, ऊर्जा का प्रभाव गति दिखाई पड़ा। और जब वो टकराई दीवार के साथ तब भी हमको टक्कर दृष्टिगोचर हुई, ऊर्जा दृष्टिगोचर नहीं हुई, ऊर्जा नहीं दिखती। दौड़ती हुई गेंद की जो टक्कर है वो हमको दिखाई पड़ती, उसकी ऊर्जा हमको नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए विज्ञान में मान्य है कि जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और ऊर्जा स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होती। यही बात वेदांत में गई। वेदांत में गई कि जो चिति है, चिन्मात्र है, वो उसका जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। चाहे मैं अपने पूरी दुनिया में देखूं अथवा मैं अपने शरीर में देखूं, मेरे शरीर में रहने वाली जो चेतना है उस चेतना को कभी कोई न देख पाया भरपूर आंखों से, नहीं दिखती चेतना। चेतना माध्यम से दिखती। जब मेरा चित्त, जब मेरा मुख प्रफुल्लित होता है तब मुझे लगता है कि ये चेतना कितना सुंदर आभास दे रही है। मेरे मुख को देख करके मेरी चेतना के आनंद को लोग अनुभव करते हैं, लोग अनुमान करते हैं, परंतु चेतना स्वयं नहीं दिखती। उसका जो माध्यम से उसका जो प्रभाव है उसको देखते हैं। तो वेदांत ने भी तो यही माना। जो अपना संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें जो चेतना प्रतिफलित हो रही है, ब्रह्म की जो चेतना प्रतिफलित हो रही है, उससे संपूर्ण साम्राज्य अपना काम कर। उपनिषद में कहा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। वह भांतम, वह प्रकाशशील होता है तो ये दुनिया प्रकाशशील होती है, तो उसका प्रकाश तो पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसकी ऊर्जा, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल रहा है। हमने जब भी देखा उसके प्रभाव को देखा, उसको तो कभी देखा नहीं, परंतु प्रभाव को देख के भी हम उसका अनुमान तो लगा सकते हैं ना। गेंद जब टक्कर लगती तो हमने ऊर्जा को नहीं देखा, मगर ऊर्जा सब मानते हैं। विज्ञान के लोग भी गेंद में जब टक्कर लगी तो टक्कर को देखने के पश्चात ऊर्जा को मान लेते हैं कि हाँ ऊर्जा तो है, क्योंकि उसके बिना टक्कर हो नहीं सकती थी। इसी प्रकार से जब चेतना है और उससे परिचालित हो रहा पूरा विश्व, तो विश्व के परिचालन को देख के ऊर्जा का भान, चेतना का भान होता है। ये बात वेदांत ने कही। तो वेदांत की ऊर्जा के साथ समतुल्यता स्थापित हो गई। तो हमने आज आपके समक्ष जो अद्वैत वेदांत की चेतना अथवा ब्रह्म है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ समतुल्यता दिखाने की कोशिश की। ऐसी कोई चीज है, ऐसे कोई फैक्टर है हमारे पास कि जिससे हम उसको, उनके प्रभाव को, उनकी स्थिति को, उसके कॉन्सेप्ट को हम एक रूप में बता सकें, समानता के रूप में बता सकें। तो ये जो बिंदु हैं वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किए और उससे पता चलता है कि वो उससे समानता स्थापित रखती है। इसके पश्चात हम आगे अन्य व्याख्यान में ये जो उससे विषमता अगर है कहीं पर तो उसको निरूपित करना चाहेंगे। आज हमने आपके समक्ष समानता को स्थापित किया और आपने मेरी इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।